Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू करा था द सॉलिड स्टेट चैप्टर, जिसके 3 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, और उसके साथ अदर डिफेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से MCQ और थियोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग की वजह से हमें N और P टाइप यानी कि 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारा जो NCERT क्लास 12 का सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो वहाँ पे ख़त्म होगा। CSIR नेट और GSET के लिए सॉलिड स्टेट में आपको कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, किस तरीके के MCQ रिवाइज करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम वीडियो लेक्चर नंबर 5 से अपलोड करेंगे इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट को इस PPT के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। डिफेक्ट यानी कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्या होगा, केटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे किसी भी क्रिस्टल के अंदर। अगर कोई इम्प्योरिटीज़ अंदर ऐड होती है या फिर क्रिस्टल लैटिस जो होती है वो वहाँ से मिसिंग होती है, तो उनके बेसिस पे डिफेक्ट जो होती है, यानी कि परफेक्ट वहाँ पे पूरा क्रिस्टल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसे हम बोलेंगे डिफेक्ट। ठीक है, तो क्रिस्टल के अंदर जो कमी होती है, डिफेक्ट होते हैं, उसके मेजरली 2 टाइप होते हैं। एक तो पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलेंगे। पॉइंट डिफेक्ट यानी कि आपके पॉइंट यानी कि कोई भी एक एटम, मोलिक्यूल या फिर आयन को आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम, आयन और मोलिक्यूल होंगे या तो फिर वो मिसिंग होंगे या फिर वो ज़्यादा होंगे, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन डिफेक्ट यानी कि पूरा जो क्रिस्टल होगा उसकी एक सीधी लाइन में अगर आप चलो तो वहाँ पे पूरी सीधी लाइन में सेम कुछ ना कुछ डिफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर। तो पॉइंट डिफेक्ट के जो टाइप होते हैं, सबसे पहला जो टाइप है वो है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है, यानी कि मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर 5 केटायन है और 5 एनायन है। ठीक है, वहाँ से अगर 2 केटायन और 1 एनायन निकल जाए तो 3 जो आपके एटम होंगे वो वहाँ से निकल गए क्रिस्टल में से, तो 3 जगहों पे हमें खालीपना दिखने को मिलेगा, यानी कि स्पेस दिखेगी। ठीक है, तो स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि जो 2 मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, यानी कि आसपास अरेंज हुए होंगे, तो उनके बीच में कुछ छोटी मोटी जगह होगी जिसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। तो छोटी मोटी जो जगह होती है इंटरस्टिशियल साइट जिसे हम बोलेंगे, उसके अंदर या तो कोई केटायन आके बैठ जाएगा या फिर उस इंटरस्टिशियल साइट में से कुछ जो चीज़ें होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेसिकली इंटरस्टिशियल साइट जो है उसके साथ रिलेटेड होगी, यानी कि छोटी जगह से रिलेटेड होगी। तो ये जो पूरी हायरार्की है वो आपको याद रखनी है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में 2 टाइप होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट में हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री जो क्वांटिटी से रिलेटेड करेगी, जिसका हम आगे डिस्क्रिप्शन देखेंगे। स्टोइकियोमेट्री के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम पढ़ेंगे। वैकेंसी में हमें एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट को, और इंटरस्टिशियल के अंदर हम फ्रैंकल डिफेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, अभी ये जो दोनों है उसका आपको इस तरीके से डिफरेंस लिखने को पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक एक करके उसकी पूरी थियोरी लिखने को बोल सकते हैं, या फिर MCQ के अंदर अगर आपका MCQ पेपर है तो वहाँ से आ सकता है। ये दोनों डिफेक्ट जो है वो आपको साइमल्टेनियसली साथ में याद रहे, इसीलिए मैंने इस तरीके से डिफरेंस में इसे समझाने की कोशिश करी है। देखिए, सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, तो ये आयनिक सॉलिड के अंदर होगी,
डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि केटायन और एनायन अगर प्रेजेंट हो किसी भी क्रिस्टल के अंदर तो उसे हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड के अंदर हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगी। सेम एज शॉटकी डिफेक्ट में भी हम आयनिक सॉलिड में ही उस चीज़ को स्टडी करेंगे। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि केटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स पोजीशन टू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट यानी कि छोटी जगह पे कौन डिसलोकेट हो रहा है? केटायन। क्यों? क्योंकि केटायन का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू एनायन। तो छोटी साइज वाला जो एटम होगा वो छोटी जगह पे यानी कि इंटरस्टिशियल साइट पे आसानी से अरेंज हो जाएगा, आसानी से डिसलोकेट हो जाएगा। तो केटायन जो होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या बोलती है कि केटायन डिसलोकेट होता है अपनी खुद की जगह पर से किसी भी एक छोटी जगह पे, यानी कि क्रिस्टल के अंदर किसी एक छोटी सी जगह पे वो डिसलोकेट हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी क्यों चेंज नहीं होगी सॉलिड की? क्योंकि सॉलिड के अंदर ही वो डिसलोकेट हो रहा है, सॉलिड की बाहर केटायन निकल नहीं रहा है। ठीक है, केटायन का जितना भी वेट होगा वो तो उतना ही होगा, सिर्फ वो अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के अंदर किसी एक छोटी साइट पे जाके अरेंज हो रहा है, तो उससे उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर आप लो तो जिंक सल्फाइड AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये जो एग्जाम्पल है वो फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। AgBr को यहाँ पे हाईलाइट इसीलिए करा है क्योंकि वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी बताएगा और शॉटकी डिफेक्ट भी बताएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल शॉटकी डिफेक्ट के NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड हमने यहाँ पे मेंशन करें। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो कि ये जो आपका वाइट वाला जो सर्कल है वो आपकी एनायन है जिसका साइज बड़ा होता है। वेट, ठीक है, जो एनायन होगा उसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू केटायन। ये जो ब्लैक सर्कल है वो है हमारा केटायन पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी लाइन में अगर ऊपर वाली लाइन में देखो तो एनायन के बाजू में केटायन है, उसके बाजू में एनायन, उसके बाजू में केटायन और उसके बाजू में एनायन अगेन यहाँ पे प्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन की जो अरेंजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। अभी नीचे की लाइन में, इस लाइन में अगर आप देखो तो यहाँ पे एनायन है, यहाँ पे केटायन है, यहाँ पे अगेन एनायन है। अभी यहाँ पे केटायन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ का केटायन कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये वाला जो केटायन है उसकी जगह कहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए इन दोनों एनायन के बीच में, लेकिन वो किसी एक छोटी जगह पे जाके क्या हो गया है? अरेंज हो गया है, एक छोटी जगह पे जाके अरेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो केटायन होना चाहिए था वो अब यहाँ पे इस जगह पे अरेंज हो गया है, तो अपनी जगह छोड़ के वो किसी इंटरस्टिशियल जगह पे जाके अरेंज हो गया है, तो इसे हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए, आई होप आपको फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो समझ में आई होगी। अभी हम मूव करेंगे कहाँ पे? शॉटकी डिफेक्ट के अंदर। शॉटकी डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा? सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन एब्सेंट फ्रॉम दी सॉलिड, यानी कि सॉलिड में से केटायन और एनायन इक्वल नंबर में एब्सेंट होंगे। अगर एक केटायन एब्सेंट हो तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि एक एनायन भी एब्सेंट होगा। अगर दो केटायन एब्सेंट हो तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि दो एनायन एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ केटायन या फिर जितने नंबर ऑफ एनायन एब्सेंट है, सिमिलर नंबर के अपोजिट चार्ज वाले आयन भी एब्सेंट होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, जैसा हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा, वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है शॉटकी डिफेक्ट। जब केटायन और एनायन जो होंगे वो क्या करेंगे? मिसिंग करेंगे। जब केटायन और एनायन एब्सेंट होंगे तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, जिसे हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ऑब्वियस सी बातें हैं कि अगर क्रिस्टल में से कोई केटायन या फिर कोई एनायन दोनों जब निकल जाएंगे तो केटायन और एनायन का जो पूरा मास होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसमें से क्रिस्टल में से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मास डिक्रीज होगा किसी भी क्रिस्टल का तो उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल जो होगा वो NaCl, KCl, सीजियम Cl और AgBr का हमने लिया है। AgBr जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट दोनों का एग्जाम्पल रहेगा। आप इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे है नेगेटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।
नीचे की लाइन में ये 3 जो है हायरार्की में चलेंगे। यहाँ से एक केटायन मिसिंग है और यहाँ से एक एनायन मिसिंग है, यानी कि एक केटायन और एक एनायन यहाँ पे मिसिंग है, तो एक पैर जो है वो मिसिंग है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हमें सिंपल यही चीज़ें समझाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो दोनों डिफेक्ट थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे पीडीएफ के अंदर, आपकी बुक की पीडीएफ में, जहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे अदर डिफेक्ट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कंप्लीट करा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे आप एक बात नोट करिएगा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होती कहाँ से है। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इसे हम बोलेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी लैटिस को, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब वहाँ पे आयन की जो है रीअरेंजमेंट होती है, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट पे वो जाके अरेंज हो जाएगा, या फिर क्रिस्टल में से केटायन या फिर एनायन निकल जाएंगे। कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म कौन सी होती है? थर्मोडायनेमिक। तो उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। ये जो देखी हमने शॉर्टकी डिफेक्ट, वो सिमिलर यहाँ पे देखी। शॉर्टकी डिफेक्ट में आप एक एग्जांपल याद रखिएगा कि NaCl देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स जो है वो वहाँ पे मिसिंग होगी। कहाँ पे? NaCl के क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट जो है, जैसे हमने देखा कि ऊपर हमने देखा ए टाइप हमने देखा था यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब सेकेंड ई जो हमारा पार्ट है, हम देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि कोई इम्प्योरिटी जो है वो आपके क्रिस्टल के अंदर ऐड हुई हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्रिस्टल लैटिस में देखो तो Na+Cl- की जोड़ी यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको स्ट्रोंशियम+2 आयन जो है, केटायन जो है वो देखने को मिलेगा। तो Na+ आयन आर ऑक्यूपाइड बाय Sr+2 रिप्लेसेस 2 Na+ आयन, यानी कि अगर एक Sr+2 आयन आपकी क्रिस्टल के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो वो यहाँ से तो Na+ को निकालेगा ही, लेकिन दूसरी किसी एक जगह से भी Na+ को निकालेगा। यानी कि एक Sr+2 आयन अगर इंट्रोड्यूस होता है तो 2 Na+ आयन जो है वो क्या हो गए? रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से निकल जाएंगे, क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएंगे। Na+ की जो वैलेंसी है वो कितनी है? +1 है। तो अगर स्ट्रोंशियम+2 एंटर हो रहा है तो वो 2 केटायन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, यानी कि 2 केटायन को क्रिस्टल के बाहर निकाल देगा। तो ये सिंपल इम्प्योरिटी डिफेक्ट थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की, उसे वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। उसके अंदर हम देखेंगे दो टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल एक्सेस में होगा और सेकेंड मेटल डेफिशिएंट में होगा, यानी कि मेटल कम होगा। अगर हम डिस्कस करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट को तो वो क्या होगी? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज यानी कि नेगेटिव चार्ज जो आयन होंगे वो आपके क्रिस्टल लैटिस में से मिसिंग होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl और KCl को वहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं। द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड F सेंटर्स, ठीक है। F सेंटर्स जो है वो जर्मन वर्ड है, फारबेनजेंटर्स, वहाँ से आएगा F सेंटर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मेटल एक्सेस यानी कि मेटल जो होती है वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि मेटल ज़्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज केटायन जो होंगे या फिर मेटल होगी वो ज़्यादा होगी, और डिफेक्ट जो होती है वो होती है एनायनिक वैकेंसीज के थ्रू। एनायनिक वैकेंसीज हमें NaCl KCl के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो इन 4 पॉजिटिव एटम के बीच में एक आपका यहाँ पे एनायन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एनायन जो है वो नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। तो इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? जो एनायनिक साइट होती है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनायनिक साइट के जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि E- जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पैर को यहाँ पे शो कर रहा है। पहले क्या था? ऑरेंज कलर का एनायन एक था, ठीक है। तो वहाँ पे ऑरेंज कलर का एनायन जो यहाँ पे बीच में रिप्लेस हो गया
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे क्या होंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे हम एफ सेंटर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे एफ सेंटर। ठीक है, चलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को अगर हम देखें तो मेटल डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कम होगा और एनायनिक साइट जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, केटायन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ मेटल होगी, मेटल डेफिशिएंस है तो मेटल कम होगी, वही चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप बात करो Fe+2 केटायन आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयन, यानी कि Fe+2 केटायन आर मिसिंग, यानी Fe+2 जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3। Fe+3 आयन की प्रेजेंस की वजह से Fe+2 केटायन जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये जो इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट वाली चीज़ें होंगी वो क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जंप करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं। 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻20 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि कंडक्टिविटी का जो आपका यूनिट होगा वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज़, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट किसी भी क्रिस्टल में से पास हो सकती है, तो उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप में इस चीज़ को डिवाइड करा है। सबसे पहले हैं आपके कंडक्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी, वो पास करेगी। कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसे हम बोलेंगे कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं पास हो रही है तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बहुत ही कम है लेकिन फ्लो हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंडक्टर्स जो है वो कितनी स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसकी रेंज यहाँ पे दी गई है 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। हमें पता है कि अगर हम मेटल के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करें तो अगर हम उसे छुए मेटल को तो वो हमें करंट देगा, यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी बहुत ही फास्ट स्पीड में कंडक्ट हो सकती है। 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर गुड कंडक्टर्स, इस तरीके से बोला है। इंसुलेटर्स दिस आर द सॉलिड विथ वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻20 में है टू 10⁻10, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो बहुत ही कम कराएंगे, ना के बराबर करवाएंगे, इसीलिए हमने उसे बोला है इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे 10⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस रेंज को याद करने के लिए आप इस स्केल को याद रखिएगा। हम बीच में आएंगे 0 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 की अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो माइनस रेंज आएगी, 0 की अगर हम पॉजिटिव साइड चले यानी कि राइट साइड चले तो पॉजिटिव रेंज आएगी। आप सबसे कम रेंज याद रखिए 10⁻20 टू 10⁻10, जिसे बोलेंगे हम इंसुलेटर्स। -10 से थोड़ा सा हम अगर राइट साइड आए तो 10⁻6 आएगा। तो 10⁻6 से लेके अगर हम 10⁻4 यानी कि पॉजिटिव रेंज तरफ जाए तो हम इसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। और 10⁻4 से अगर 10⁻7 में जाए यानी कि दोनों पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है 7 भी पॉजिटिव है, तो वो हम बोलेंगे उसे कंडक्टर। ठीक है, तो ये याद रखने की एक ट्रिक थी। अगर आप इस चीज़ को अपनी नोट में इस तरीके से नोट करके रखते हैं इस स्केल को, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे अलग बनाया था। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स होता किस तरीके से है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, वो समझाया गया है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम, यानी कि मेटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सके, तो उसके नंबर पे डिपेंड करती है। ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज्ड इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड, यानी कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत नज़दीक होते हैं
और बहुत नज़दीक होने की वजह से एक इस तरीके का बैंड का फॉर्मेशन करते हैं. Band is partially filled or its overlap with a higher energy unoccupied conduction band. Then electrons can flow easily under an applied electric field and the metal shows conductivity. एक बैंड जो है वो उसके ऊपर के नज़दीक वाले बैंड के साथ अगर ओवरलैप करे, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला बैंड अगर ऊपर वाले बैंड के साथ इजीली ओवरलैप करे, जो अनऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे के बैंड में वो इस बैंड के अंदर जंप कर सकते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी होगा. तो वही चीज़ आपको दिखाई गई यहाँ पे. इफ़ द गैप बिटवीन द फिल्ड वैलेंस बैंड, यानी कि नीचे का बैंड जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, यानी कि ऊपर वाला बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इज़ लार्ज, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है, मान लीजिए कि नीचे वाला बैंड यहाँ पे है और ऊपर वाला बैंड यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा. तो उसे हम बोलेंगे क्या? इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाते हैं. अभी हम देखेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर किस तरीके से होगा. तो सेमीकंडक्टर के अंदर गैप जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका एक बैंड है तो यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि जो कंडक्टर होते हैं उनके बीच में गैप इतना होगा. ठीक है, ये कंडक्टर के लिए है और ये सेमीकंडक्टर के लिए है. तो कंडक्टर के लिए क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ही कम है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा गैप क्या होगा? बड़ा होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, यानी कि कंडक्टर होते हैं उसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की जो क्षमता है वो हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं विथ रेज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करें. सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड, यानी कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करें सेमीकंडक्टर के, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर वाले यानी कि अनऑक्यूपाइड हायर बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे. तो उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करी है. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज, जिसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होगा. कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शूटेबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हम एक तो टेम्परेचर की वजह से कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शूटेबल इम्प्योरिटीज़ अगर डालें तो भी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. किसकी कंडक्टिविटी को? सेमीकंडक्टर की. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल के अंदर क्या होगा? कंडक्टर उसे हम बोलेंगे, यानी कि पार्शियली फिल्ड बैंड होगा, वो ऊपर वाले इस बैंड के साथ ओवरलैप बहुत अच्छे से करेगा. इंसुलेटर के अंदर गैप जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा. लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? ये जो गैप है वो स्मॉल होगा, और इस गैप को हम कम करने के लिए या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने की जो चीज़ है उसे बोलेंगे हम डोपिंग. डोपिंग हम किसे बोलेंगे? सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम जो इम्प्योरिटीज़ का यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, उसे हम उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम डोपिंग. डोपिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन, डोपिंग हम किस इम्प्योरिटीज़ के साथ करेंगे? हमने यहाँ पे बोला ना कि शूटेबल इम्प्योरिटीज़ हमें ऐड करनी है, तो कौन सी इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करेंगे? तो हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द ग्रुप 14 इन द पीरियोडिक टेबल. तो उसके पास अगर 14 ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, कहाँ पे? सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर. अभी डोप हम करेंगे किसके साथ? सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम डोप किसके साथ करेंगे? ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे.
लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ ग्रुप 5 में अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक होंगे जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। हम डोप करेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, यानी कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा ये वाला, तो वो क्या करेगा? 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, बिकम डिसलोकेशन, यानी कि 5th इलेक्ट्रॉन, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो डिसलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोपिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन क्यों? नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज हमने डाली, ठीक है। नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? स्वभाव में नेगेटिव होते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है तो हम इसे बोलेंगे एन टाइप ऑफ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये 5th ग्रुप के यानी कि 15th ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ हम डालें, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने 13 यानी कि 13th ग्रुप के एलिमेंट के जो है फॉर एग्जांपल बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम के साथ डोपिंग करवाया, तो क्या होगा? 1 2 और 3, क्योंकि 13th ग्रुप के जो आपके एलिमेंट है उसके पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बैंड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा बचेगा, और यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी जहाँ पे मैंने सर्कल करा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा और हायर बैंड के अंदर चला जाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव टवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पैलेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक होल, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक होल आपका बनेगा उसके थ्रू करंट क्या होगा? पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे are the moving towards negatively charged palette. This type of semiconductor are called p types of, यानी कि positive types of semiconductor, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जगह जो है वो नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो उसे हम बोलेंगे पी टाइप ऑफ। पॉजिटिव से पी हमने लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टल की आपको दिखाया गया एग्जाम्पल। एन टाइप यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज में एक एक्सेस होगा, और पी टाइप के अंदर क्या होगा? देखिए, बोरॉन के अंदर पैर में जोड़ी में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा? होल होगा, इलेक्ट्रॉन का होल होगा, ठीक है। तो उस होल की वजह से हम उसे बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आई होप आपको ये कंडक्टर की जो बातें थी वो समझ में आई होगी। एप्लीकेशन ऑफ एन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम देखें तो उसकी जो एप्लीकेशन है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। दूसरी डायोड यानी कि एन और पी टाइप को वो लोग मिक्स करेंगे। ट्रांजिस्टर के अंदर यूज होता है एन पी एन एंड पी एन पी। जो मिक्सचर अगर हम बनाएंगे तो एन पी एन और पी एन पी 2 टाइप के मिक्सचर बनेंगे। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। रेडियो और ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। सोलर सेल के अंदर यूज होंगे एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टिपिकल कंपाउंड ग्रुप 13-15 आर इंडियम Sb, एल्यूमिनियम फॉस्फोरस एंड गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दिस प्रॉपर्टीज लाइंस इन द इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? टाइनी मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे बिहेव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अराउंड वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ की तरह घूमता है। सबसे पहला तो इट्स ऑर्बिटल मोशन, यानी कि यहाँ पे आप देखिए और
हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। और जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिटल पे भी तो घूम रहा है, अपनी ही ऑर्बिटल पे घूम रहा है, तो इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यानी कि अर्थ को अगर आप इमेजिन करो तो इलेक्ट्रॉन सेम बिहेव करेगा। सन जो है उसे हम पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, न्यूक्लियस मान लेंगे जो बीच में है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम अर्थ मान लें। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एक्सिस पे भी मूव करेगा राउंड, और न्यूक्लियस के टवर्ड्स ऑर्बिटल के ऊपर भी मूव करेगा। तो ये दो चीज़ बताई गई है। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ परमानेंट स्पिन होती है एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ, यानी कि जब वो घूमेगा तब जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट होगा जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगी, उसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एटम इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलिए, अभी ये जो चीज़ है पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, वो हम यहाँ से सबसे पहले तो देख लेंगे। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन ए जो है वो हमारा फेरोमैग्नेटिक को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी स्पिन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो अपवर्ड 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 अपवर्ड, ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ऊपर की तरफ है, या फिर सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ हो तो भी हम इसे बुलाएंगे फेरोमैग्नेटिक। दूसरे बी की अगर हम बात करें तो बी है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, इसे हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। सी जो होगा वो हमारा होगा फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कोई भी रेगुलरिटी में अरेंज नहीं हुई है। दो यहाँ पे अपवर्ड है, एक नीचे की साइड है, एक ऊपर की साइड है, अगेन एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, कोई रेगुलरिटी आपको देखने को मिली नहीं, तो इसे हम बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक। इसके जो एग्जाम्पल से वगैरह जो है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस जो है आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं जल्दी, मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो भी पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा। अभी पैरामैग्नेटिज्म होता किस वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपैड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल पैड अगर इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल पैड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसकी वजह से हमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। O2 Cu+2 Fe+3 Chromium+3 जो है वो एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिज्म के। अगर आप इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको लास्ट में जो ऑर्बिटल मिलेगी उस ऑर्बिटल के अंदर आपको एक अनपैड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेगा, एक या फिर ज़्यादा अनपैड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। डायामैग्नेटिज्म में जब आप लिखते हो तब आपको एक से ज़्यादा यानी कि सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके से पैर में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। डाया से आप पता लगा सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डाया से क्या याद रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। H2NaCl C6H5 जो है वो एग्जाम्पल है। और वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रिपल यानी कि एक दूसरे से दूर जाना, रिपल होना, वो कम होता है, यानी कि डायामैग्नेटिज्म जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैड एंड देर आर नो अनपैड इलेक्ट्रॉन। पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक जो स्पिन है वो आपकी ऊपर की साइड है, एक स्पिन नीचे की साइड है, तो ऊपर और नीचे दोनों अपनी स्पिन के मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। फेरोमैग्नेटिज्म हमने देखा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलोडीनियम, क्रोमियम ऑक्साइड आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म के ये आपके एग्जाम्पल थे जो आपको याद रखने थे, और ये जो है वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो MnO इसका एग्जाम्पल होगा। फेरी मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो Fe3O4,
फेराइट लाइक मैग्नीशियम Fe2O4 एंड जिंक Fe2O4 आर एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होंगे, इरेग्युलर होंगे. दिस सब्सटेंस ऑल्सो लॉस फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक. यानी कि फेरीमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो किस तरीके से बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे. ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई. तो ये था आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का सिलेबस है. उसके रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस था हमने कंप्लीट करा है. अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली एड्रेस ऑन इट. नेट और जीसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर सॉलिड स्टेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी हुई तो वो मैं इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर बाकी के वीडियो लेक्चर्स को, यानी कि 5th वीडियो लेक्चर से हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. आई होप मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव.